हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या होता है या अनुसूची किसे कहते हैं, इसे जानने के लिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान किन किन भागों के अंदर बंटा हुआ है। तो पूरे भारतीय संविधान को हमने 3 भागों के अंदर बांटा है। 3 इसके हमने मुख्य हिस्से किए हैं, 3 हिस्सों में इसको बांटा है। जो पहला इसका हिस्सा है, जिस तरह से हम हमारी पूरी किताब को चैप्टर के अंदर बांट देते हैं ना, अध्याय के अंदर बांट देते हैं, इसी हिसाब से हमने भी हमारे इस संविधान को बांटा है अध्यायों के अंदर, चैप्टर के अंदर, या जिसे बोला जाता है भारतीय संविधान के भाग। तो सबसे पहले तो हमने चैप्टर बनाए हैं जिसको हम भाग कह सकते हैं या पार्ट कहते हैं, इंग्लिश के अंदर पार्ट कहा गया है। तो भारतीय संविधान को हमने पार्ट के अंदर बांटा है। दूसरा जो हमने बांटा है भारतीय संविधान को, वो हमने बांटा है, अब चैप्टर हमने बना लिया। चैप्टर को फिर आगे समझाने के लिए हम चैप्टर के आगे बिंदु बनाते हैं। उन बिंदुओं को हम हमारे आम भाषा में बिंदु कह दिए, पॉइंट कह दिए, लेकिन यहाँ पर हमने कहा है अनुच्छेद। जो चैप्टर को आगे हमने जिस भागों में बांटा है उन्हें हमने क्या कहा है भाई, नाम अनुच्छेद, या इंग्लिश में मैं बोलूँ तो कहते हैं आर्टिकल। तो दूसरे नंबर पे हमने जो पार्टीशन किया है वो हमारा आर्टिकल है। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है अनुसूचियाँ। कई बार हम देखते हैं कि हम जब लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ पर लिख रहे हैं वहीं पर हमें उस शब्द को समझाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम वहीं पर नहीं समझा के हम उस शब्द को या तो पेज के अंत में समझाते हैं या पूरी किताब या जब चैप्टर खत्म हो जाता है चैप्टर के लास्ट में हम उनके मीनिंग को समझाते हैं कि यहाँ पर जो ये शब्द लिखा गया था इसका मतलब हमारे लिए क्या था। इसी प्रकार से जब हम संविधान लिख रहे थे, संविधान को लिखते समय जब किसी बात को ज़्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत पड़ी और हमने देखा कि यदि यहीं पर समझाया तो हमारा ये आर्टिकल कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यहीं पर समझाया तो हमारा ये भाग जो है बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हमने कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जिनको भारतीय संविधान के बिल्कुल अंत में समझाए हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने कि इसके बारे में जो बात है वो आपको लास्ट में मिलेगी, और जो लास्ट में जहाँ पर हमने लिखा है उन्हीं बात को हमने कहा है अनुसूचियाँ। तो तीसरा हमारा भाग क्या है भाई, अनुसूचियां। अनुसूची, और अनुसूची को बोला जाता है शेड्यूल। तो भारतीय संविधान के 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला हिस्सा भाग, चैप्टर, दूसरा हिस्सा अनुच्छेद, पॉइंट, और तीसरा हिस्सा क्या है भाई, अनुसूची। अगर पॉइंट को विस्तार से समझाना था तो हमने लास्ट में जाके समझा दिया, उसको हमने क्या कहा, अनुसूचियां। यदि मैं देखूं कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, यदि मैं देखूं भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, और यदि मैं देखूं भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो मुझे भारतीय संविधान को 2 भागों के अंदर बांटना पड़ेगा। एक तो हमारा वो भारतीय संविधान जो मूल रूप से बनाया गया था या जिसे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, उस भारतीय संविधान की बात करते हैं, उसे कहते हैं मूल भारतीय संविधान। एक वो भारत का संविधान जिसको हम आज पढ़ते हैं, जिसे हम कहेंगे वर्तमान भारतीय संविधान, अर्थात 105 संशोधन हो जाने के बाद का संविधान। तो मूल रूप से हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और आज हमारे यहाँ पे कितने अनुच्छेद है, इसलिए मैं हमारी सूची को बांटता हूँ 2 भागों के अंदर। पहला जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा मूल रूप से भारतीय संविधान के अंदर, और दूसरा मैं जब लिखूंगा वो कब के लिखूंगा भाई, वर्तमान में हमारे यहाँ पे क्या कुछ है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मूल रूप से यदि मैं भागों की चर्चा करता हूँ तो भारतीय संविधान के अंदर 22 भाग थे। मूल रूप से कितने भाग थे भाई, 22 भाग थे, भाग नंबर 1 से लेके भाग नंबर 22 तक। और यदि वर्तमान में यदि भाग करता हूं तो वर्तमान में 22 की जगह 25 भाग हैं। कितने भाग हैं भाई, 25 भाग है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नंबर की यदि मैं संख्या देखता हूं तो आज भी हमारे पास 1 से लेके 22 तक नंबर ही जाते हैं। अंतिम नंबर जो हमारे पास है आज भी 22 है। तो आप कहोगे सर आप यहाँ पे कह रहे हो 22 है और यहाँ पे कह रहे हो 25 है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, या तो आप गलत हो या ये नंबर गलत है। न ही मैं गलत हूँ, न ही ये नंबर गलत है। जो अंतिम भाग है आज भी हमारे पास कौन सा है भाई, 22 नंबर भाग है। जो ये 25 भाग, जो मैं 25 भाग कह रहा हूँ, जो मेरे पास शुरू से 1 से लेके 22 तक भाग थे, इनमें से हमने एक भाग को डिलीट कर दिया था 7वें संशोधन के द्वारा।
भाग नंबर 7 जो हमारे पास हुआ करता था, जो ए बी सी हमारे पास 3 तरह के राज्य हुआ करते थे, उनको डिफाइन किया करता था। और आपको पता है जैसे ही 1956 में हमारा पुनर्गठन हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ, तब हमें ए बी सी कैटेगरी के राज्य हमारे पास नहीं रहे थे। तो जो राज्य ही नहीं रहे तो उनके बारे में जो विभाग था, जो भाग हमारे पास था, पार्ट हमारे पास था, उसको बनाए रखने का कोई अधिकार हमें वो नहीं था। तो हमने भाग नंबर 7 को क्या कर दिया भाई, डिलीट कर दिया। तो भाग नंबर 7 को हटा दिया, तो भाग नंबर 7 की जगह हमारे पास कोई भाग नहीं है। नंबर तो अभी तक हमारे पास 22 के 22 हैं, 1 से लेकर 22 तक, लेकिन 7 नंबर कोई भाग है ही नहीं। लेकिन टाइम टू टाइम हमने क्या किए, कुछ एक नए भाग और जोड़े। जैसे कि आपको पता है हमने मूल कर्तव्य जोड़े हैं हमारे संविधान के अंदर। मूल कर्तव्य हमने कहाँ जोड़े हैं, आर्टिकल नंबर 51A के अंदर। और आर्टिकल नंबर 51A कौन सा भाग है भाई, भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर आते हैं। भाग 4 के बाद हमने एक भाग और जोड़ दिया, भाग 4A। तो हमने एक नया भाग जोड़ा है, भाग नंबर 4A, मूल कर्तव्य के बारे में। इसी तरह से हमने एक नया भाग जोड़ा, भाग नंबर 9A, पंचायतों के बारे में 73वें संशोधन के दौरान। उसके बाद हमने जोड़ा भाग नंबर 9B, ये कब जोड़ा हमने, 74वें संशोधन में। और बाद में हमने एक भाग जोड़ा, भाग नंबर 14A। 14A जो है वो बात करता है अभिकरणों के बारे में, ट्रिब्यूनल्स के बारे में, अभिकरणों के बारे में। केवल 2 आर्टिकल है इसके अंदर। ये किसके बारे में बात करता है भाई, पंचायतों के बारे में बात करता है। ये किसके बारे में बात करता है, ये नगर पालिका के बारे में बात करता है। और भाग 4 है किसके बारे में बात करता है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करता है। तो एक भाग तो हमने क्या कर दिया भाई, हटा दिया, और 4 भाग हमने क्या कर दिए, नए जोड़ दिए। तो 25 में 4 जोड़े 26 हो गए, एक हटा दिया, कितने बच गए भाई, 22। 22 में हमने 4 जोड़े 26 हो गए और एक हटा दिया, कितने बच गए, 25 भाग। तो यदि मैं नंबर के हिसाब से बात करूं कुल कितने भाग हैं, तो हमारे पास काउंटिंग के हिसाब से आज 25 भाग बनते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि लास्ट भाग की संख्या क्या है, तो लास्ट भाग की संख्या तो आज भी हमारे पास क्या है भाई, 22 ही है। क्योंकि बीच में जो भाग जोड़े उनको हमने नंबर क्या दे दिया, 4A, 9A, 9B और 14A। इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। इसी प्रकार से यदि मैं अनुच्छेद की बात करता हूं, तो मूल अनुच्छेद के अंदर हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, 1 से लेके 395 तक। यदि आज की मैं यदि बात करता हूं, वर्तमान की बात करता हूं, तो वर्तमान में लगभग हमारे पास 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं भाई, 470 के आसपास हमारे पास अनुच्छेद हैं। फिर वही बात बनती है, यदि मैं नंबरिंग की बात करूं, तो नंबर आज भी हमारे पास अंतिम नंबर कौन सा है भाई, 395 ही है। क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हमने भाग ABCD करके जोड़े हैं, इसी तरह से नए आर्टिकल जो हमने जोड़े हैं वो भी ABCD करके ही जोड़े हैं। जिस तरह से आपको पता है आर्टिकल नंबर 51A के बारे में हम जानते हैं, 243 के बारे में हम जानते हैं। 243A से लेके Z तक है, AI से लेके, फिर ZA से लेके ZO तक है, फिर ZO से लेके ZT तक है। तो इसमें 50-60 आर्टिकल तो यहीं पर है हमारे पास। तो हमने क्या जोड़े हैं, बीच में जो आर्टिकल जोड़े हैं उन्हीं को ABCD करके हमने जोड़ दिया। इसलिए अंतिम आर्टिकल तो आज भी हमारे पास क्या बनता है, 395 ही बनता है। वैसे यदि हम नंबरिंग कुल हम बात करते हैं संख्या के हिसाब से, तो लगभग हमारे पास 470 आर्टिकल हैं। कुछ इसमें हमने जोड़े हैं, कुछ आर्टिकल हमने क्या कर दिए भाई, हटा दिए। अनुसूचियों की बात करते हैं, तो शुरू के अंदर हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी भाई, 8 अनुसूचियां थी, 1 से लेके 8 तक की। और वर्तमान में यदि मैं बात करता हूं, तो यहां पर हमने 4 अनुसूचियां और जोड़ी हैं। वर्तमान में हमारे पास क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। तो भाग हमारे पास कौन कौन से हैं, अनुच्छेद हमारे पास कौन कौन से हैं, इनके बारे में तो हम डिटेल में जानकारी करेंगे जब हमारा संविधान पूरा हम कर रहे होंगे। साथ के साथ हम पढ़ते जाएंगे कौन से भाग के अंदर कौन सा अनुच्छेद आ रहा है। लेकिन अनुसूचियों को पढ़ने का मौका हमें बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए जितने भी अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर है, 12 की 12 अनुसूचियां, उनकी जो संक्षिप्त जानकारी है हम अभी लेना चाहेंगे। इसलिए हम आज शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। और अनुसूचियां क्या है, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जब हमें किसी स्पेशल पॉइंट को डिटेल में समझाना था, तो हमने वहीं पर नहीं समझा के भारतीय संविधान के अंत में चले गए और हमने वहां पर समझा दिया। इसलिए इनको हमने नया नाम भी दे दिया, शेड्यूल। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं भाई, अभी मैंने आपको बताया मूल रूप से हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम चर्चा करें, तो वर्तमान में हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं भाई, 12 अनुसूचियां हैं। एक एक करके हम सारी अनुसूचियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाई? प्रथम अनुसूची। और जो पहली अनुसूची हमारे पास है उसका नाम है भारत का राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत के जो एरिया है, टेरिटरी है, उसके अंदर कौन कौन आएगा। तो इसका नाम क्या है भाई? भारत का राज्य क्षेत्र। भारत का राज्य क्षेत्र। तो अगर हम शेड्यूल नंबर 1 को देखते हैं तो शेड्यूल नंबर 1 के अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर कौन कौन से राज्य हैं तथा भारत के अंदर कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा किस राज्य को किस अधिनियम के तहत, किस विधेयक के तहत या किस रूल के तहत भारत के अंदर मिलाया गया है। हर एक बात की डिटेल जानकारी यहाँ पे लिखी गई है। वर्तमान में यदि मैं चर्चा करता हूँ तो आप सभी जानते हो भारत में कितने राज्य हैं भाई? भारत के अंदर वर्तमान में 28 राज्य हैं। भली प्रकार से आप जानते हो पहले 29 राज्य हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का क्या होता है भाई? विभाजन हो जाता है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, तब हमारे पास राज्य कितने बन जाते हैं भाई? 28 बन जाते हैं। दूसरी तरफ यदि मैं बात करता हूँ संघ शासित प्रदेश, तो संघ शासित प्रदेश हमारे पास कितने हैं? संघ शासित प्रदेश हमारे पास हैं 8। संघ शासित प्रदेश कितने हैं भाई? 8 हैं। शुरुआत में हमारे पास 7 हुआ करते थे संघ शासित प्रदेश। अभी की यदि मैं बात करूं तो हमारे पास कितने हुआ करते थे भाई? कुछ टाइम पहले तक, 5 अगस्त 2019 से पहले तक हमारे पास 7 हुआ करते थे। फिर जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ तो हमारे पास 2 और बन गए, एक बन गया जम्मू कश्मीर और दूसरा बन गया लद्दाख। तो 7 और 2 क्या हो गए भाई? 9 हो गए। लेकिन दिसंबर 2019 के अंदर, कब? दिसंबर 2019 के अंदर हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया गया। एक तो हमारे पास था दादर तथा नगर हवेली, एक हमारे पास था दमन तथा द्वीप। दादर तथा नगर हवेली और दमन तथा द्वीप को मिलाकर एक नया संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। तो 9 थे, 9 में से 2 को मिला के 1 बना दिया गया। तो अब हमारे पास कितने हो गए? 8 हो गए। तो वर्तमान में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब अनुसूची नंबर 1 के बारे में कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है, कौन से आर्टिकल के अंदर लिखा गया है? यदि आर्टिकल की बात करता हूं तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 1 हमें बताता है कि भारत का राज्य क्षेत्र कहाँ लिखा होगा? अनुसूची नंबर 1 में लिखा होगा। जब हम आर्टिकल नंबर 1 पढ़ रहे होंगे तो उसमें लिखा है, पहले आर्टिकल में 3 बातें लिखी है। पहले आर्टिकल में कितनी बातें लिखी है भाई? 3 पॉइंट है पहले आर्टिकल के। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया जो कि क्या है? भारत है। यह है राज्यों का क्या होगा भाई? क्षेत्र होगा, राज्यों का संघ होगा। पहली बात क्या लिखी गई है भाई? इंडिया जो कि भारत है, या इंडिया या भारत ऐसे भी लिखा गया है। इंडिया यानी भारत, ये लिखा गया है रियल में। तो इंडिया यानी भारत क्या है भाई? राज्यों का एक संघ है। भारत के लिए संघ शब्द यूज किया गया है भाई। राज्यों का एक संघ है, केंद्र नहीं यूज किया गया है। हमने क्या यूज किया है भाई? संघ शब्द को यूज किया है। दूसरी बात क्या लिखी गई है भाई? भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? दूसरी बात ये कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? नंबर 1 तो आएंगे राज्य तथा नंबर 2 क्या आएंगे भाई? केंद्र शासित। केंद्र शासित नहीं यूज किया गया भाई, संघ शासित यूज किया गया है। संघ शासित प्रदेश। हाल ही के अंदर तमिलनाडु की सरकार ने एक ऑफिशियल अपना लेटर जारी किया, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम केंद्र शब्द को कहीं भी यूज नहीं करेंगे, हम केवल और केवल संघ शब्द को यूज करेंगे, क्योंकि भारत के केंद्र के लिए, जो भारत का जो यूनियन है, उसके लिए हमने संविधान में क्या यूज किया है भाई? संघ शब्द यूज किया है। इसलिए मैंने भी आपको संघ शासित प्रदेश लिखाया। और तीसरी बात जो है ना, वो हमें कहती है शेड्यूल नंबर 1 के बारे में। तीसरी बात क्या लिखी गई है? राज्य तथा संघ शासित प्रदेश का जो वर्णन है वो कहाँ मिलेगा? अनुसूची नंबर 1 में मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा गया है भाई? राज्य तथा संघ शासित प्रदेश को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ यूटी, यूनियन टेरिटरी। संघ शासित प्रदेश का वर्णन कहाँ मिलेगा भाई? इसका वर्णन हमें मिलेगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर मिलेगा। तो शेड्यूल नंबर 1 हमें यहाँ से पता चलती है कि शेड्यूल नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है? राज्य तथा संघ शासित प्रदेश का वर्णन लिखा गया है।
तो मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा, या भारत के किसी राज्य 2 राज्यों का विलय करना है तो कौन सी अनुसूची में चेंज होगा, तो कौन सी अनुसूची में वो चेंज होगा भाई, अनुसूची नंबर 1 में चेंज होगा। यदि आपने नया राज्य बनाया तो भी यहाँ लिखना पड़ेगा, और यदि आपने राज्य को क्या किया भाई, 2 राज्यों को मिलाकर एक छोटा राज्य बना दिया है तो भी आपको अनुसूची नंबर 1 के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अनुसूची नंबर 1 के अंदर आपको कुछ भी चेंज करने के लिए आर्टिकल नंबर 3 तथा 4 के तहत आप संशोधन कर सकते हो। उन संशोधन को आपको आर्टिकल नंबर 368 के तहत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और न ही उनको संविधान संशोधन के रूप में काउंट किया जाता है। ये हमारे पास क्या थी भाई, अनुसूची नंबर 1, प्रथम अनुसूची। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे। मैं बार बार आपसे अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा उठाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लिखते रहिएगा, कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ताकि आप अभी इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा उठा सके। साथ ही साथ जब एग्जाम आपके पास होंगे तब आप केवल एक बार रिवीजन कर लेंगे उन नोट्स का, तो भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाओगे। केवल वीडियो देखते रहना समय की बर्बादी ही मानता हूं मैं, यदि आपने नोट्स नहीं बनाए तो। आगे भाई आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहते हैं, कम से कम आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया कीजिए यदि आप नोट्स नहीं बना सकते हैं। अब हम चलते हैं अनुसूची नंबर 2 की तरफ। अनुसूची नंबर 2 किसके बारे में बात करती है भाई, जल्दी से बताइए। देखिए, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूं और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने संविधान को न जाने कितनी बार पढ़ रखा होगा, इंडियन पॉलिटी को न जाने कितनी बार पढ़ रखा होगा। तो मेरी क्लासेस भी आपके लिए रिवीजन ही हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है इन क्लासेस के अंदर आपको 1-2 नई बातें मिल जाएं और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी हो, इसलिए आपको ये क्लासेस लगानी चाहिए। अब हम चलते हैं कौन सी अनुसूची की तरफ भाई, सेकेंड शेड्यूल की तरफ। दूसरी अनुसूची बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं करने वाले हैं, हम केवल उतनी ही गहराई से करने वाले हैं जितना हमारे एग्ज़ाम की, चाहे रीट का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम हो, सेकंड लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, या यहाँ तक कि RAS तक का भी एग्ज़ाम यदि है तो उसके अंदर भी इसी डिटेल से पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा गहराई केवल UPSC के एग्ज़ाम में ही पूछी जा सकती है। हम यदि UPSC की तैयारी कर रहे होते तो मैं शेड्यूल 1 के अंदर भी आपको और गहराई के अंदर लेके जाता, लेकिन हमारे जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल नंबर 2 क्या कहती है, संवैधानिक पदों का वेतन। क्या कहती है भाई, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन। संवैधानिक पदाधिकारी कौन से हैं, वे पदाधिकारी जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अंदर किया गया है, या वे ऑफिस जिनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कहते हैं। तो शेड्यूल नंबर 2 कहती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए अधिकारियों को कितना वेतन मिलेगा, इसके बारे में कहाँ लिखा गया है भाई, शेड्यूल नंबर 2 के अंदर लिखे हैं। कौन कौन से संवैधानिक जो पदाधिकारी है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। नंबर 1 बताया गया है राष्ट्रपति के बारे में, कि भारत के राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा। नंबर 2 यहाँ बताया गया है राज्यपाल के बारे में, कि राज्यों का जो भी राज्यपाल होगा उसको कितना वेतन मिलेगा। नंबर 3 यहाँ पर बताया गया है मंत्रियों के बारे में, मंत्री चाहे हमारे पास केंद्र सरकार के मंत्री हो चाहे राज्य सरकारों के मंत्री हो, मंत्रियों के बारे में बात की गई है। चौथा यहाँ पर बात किया गया है न्यायाधीशों के बारे में। न्यायाधीश किसके भाई, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं, मंत्री सेंटर के भी हो सकते हैं और स्टेट के भी हो सकते हैं, इनके बारे में। आगे बताया गया है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक तथा लेखा परीक्षक जो है CAG। उसके बाद अगला हमारे पास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया AGI, भारत के क्या बोलते हैं भाई, महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के पद के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। साथ ही साथ जिक्र किया गया है भाई जो हमारे पास लोकसभा, चारों हाउस है ना, चाहे मैं लोकसभा की बात करूँ, चाहे मैं बात करता हूँ राज्यसभा की, चाहे मैं बात करता हूँ विधानसभा की, चाहे मैं बात करता हूँ विधान परिषद की, इन चारों ही हाउस के जो हमारे पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होंगे, उन सबको क्या वेतन मिलेगा, इसके बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है।
अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। आप जानते हो लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होते हैं उनको लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा वाले को सभापति बोला जाता है, विधानसभा वाले को अध्यक्ष बोला जाता है और विधान परिषद वाले को भी सभापति बोला जाता है। ये आप जानते हो। इनको कितना वेतन मिलेगा, इन सब के बारे में वर्णन कहाँ किया गया भाई? शेड्यूल नंबर 2 के अंदर वर्णन किया गया है। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ बाकी सब जितने भी आपके नाम आ रहे होंगे सारे नाम मैंने लिख दिए। आपके दिमाग में 2 आदमी आ रहे होंगे कि सर एक तो आपने उपराष्ट्रपति का नहीं लिखा। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, सर एक तो आपने किसका नहीं लिखा? उपराष्ट्रपति का नहीं लिखा। दूसरा आपने किसका नहीं लिखा भाई? प्रधानमंत्री का नहीं लिखा। क्या सर क्या इनको वेतन नहीं मिलता क्या? यदि वेतन मिलता है तो इनकी वेतन का जिक्र कहां पर है? ध्यान से देखना भाई, जब मैंने मंत्री की बात कही तो मंत्री के अंदर प्रधानमंत्री भी आ गया। प्रधानमंत्री कोई नई चीज नहीं है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ स्पेशल चीज नहीं है। प्रधानमंत्री जितने भी मंत्री है उन्हीं का मुखिया है। तो जैसा वेतन मंत्री को मिलता है वैसा ही वेतन किसको मिलता है भाई? प्रधानमंत्री को मिलता है। इसलिए प्रधानमंत्री का जिक्र मैंने अलग से नहीं किया और न ही हमारे यहाँ पर अलग से जिक्र किया गया है, क्योंकि मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल है। दूसरा बात आती है हमारे पास उपराष्ट्रपति। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना भी है, बनते भी है और आपको याद भी रखना है कि जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता। उनका ऐसा कोई वेतन नहीं है जो उपराष्ट्रपति के रूप में हो, और उपराष्ट्रपति के रूप में उनका काम भी नहीं है भाई कोई। उपराष्ट्रपति केवल कहने के उपराष्ट्रपति हैं। उनका काम क्या है? साधारण दिनों के अंदर उनका काम है राज्यसभा की सभापति के रूप में काम करना। तो साधारण दिनों के अंदर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं, और मैंने आपको यहाँ बताया है राज्यसभा के सभापति को कितना वेतन मिलेगा उसका जिक्र है। तो साधारण दिनों के अंदर इनको वेतन मिलता है राज्यसभा के सभापति का। और यदि मैं उस टाइम की बात करता हूं जब भारत के राष्ट्रपति नहीं होते, बीमार होते हैं, छुट्टी पर होते हैं, उनका पद रिक्त होता है या उनकी सीट क्या हो जाती है भाई? खाली हो जाती है, तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, तब उन्हें वेतन मिलता है राष्ट्रपति वाला वेतन। तो इन्हें अपने नाम से कोई वेतन नहीं मिलता। तो आप लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए कह दो या नाम के लिए कह दो, पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, कोई वेतन नहीं मिलता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। कंफ्यूजन नहीं हो जाओ तो इसलिए आप यह भी लिख लो, उन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है भाई। सभापति के रूप में वेतन मिलता है। शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हमारे लिए केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है और यहीं से बार बार हमारे पास क्या आते हैं भाई? क्वेश्चन आते रहते हैं। शेड्यूल नंबर 2 बात करती है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। अब हम चलते हैं तीसरी अनुसूची की तरफ। जल्दी से बताइए तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात करती है? आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे लिखने से पहले आप जवाब दे दीजिए। तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात करती है? बता दो भाई जल्दी, मेरा ही वेट करोगे? मैं भी ढीठ हूँ, जब तक आप नहीं बताओगे मैं भी नहीं बताऊंगा। तीसरी अनुसूची बात करती है संवैधानिक पदों की शपथ क्या होगी, ओथ क्या होगी। तो मैं बात करता हूं कौन सी अनुसूची की भाई? तीसरी अनुसूची किसके बारे में बात करती है? जो भी संवैधानिक पद अभी हमने देखे हैं, संवैधानिक पदों की शपथ या प्रतिज्ञान। ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर अकेले शपथ शब्द का यूज नहीं है, प्रतिज्ञान शब्द का भी यूज है। प्रतिज्ञान क्या होता है और ओथ क्या होता है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, हमारे लिए जानना भी जरूरी है। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। शपथ उन लोगों के लिए है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो ये मानते हैं कि ईश्वर है। तो ये लोग कहते हैं मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ या ईश्वर के नाम की सौगंध खाता हूँ कि जो मैं ये सब कुछ करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। जो ईश्वर को नहीं मानता, जो नास्तिक है, वो क्यों कहेगा कि मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हूँ? तो वो कहता है कि मैं स्वेच्छा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं सही कह रहा हूँ। तो प्रतिज्ञान होता
होता है कि अपनी गारंटी के ऊपर जो बात कहता है उसे प्रतिज्ञान कहते हैं। ये नास्तिक लोग करते हैं। और शपथ कौन लेते हैं भाई? आस्तिक लोग लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना, क्वेश्चन आ जाता है भाई, और क्वेश्चन आया भी था किसी एग्जाम के अंदर, एग्जाम का ख्याल नहीं मुझे, लिखा था राष्ट्रपति क्या लेते हैं। ऑप्शन ए में था शपथ लेते हैं, बी में था प्रतिज्ञान लेते हैं, सी में था शपथ तथा प्रतिज्ञान दोनों करते हैं, और डी में था या तो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान लेते हैं। तो भाई या तो यदि आस्तिक है तो शपथ ले लेंगे, नास्तिक है तो क्या ले लेंगे भाई? प्रतिज्ञान ले लेंगे। उत्तर सही क्या होगा? या तो शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं। तो आप लिख लो, शपथ कौन लोग लेंगे भाई? शपथ लेंगे आस्तिक लोग। अब आस्तिक कौन है आप जानते हो, और प्रतिज्ञान कौन लेंगे भाई? प्रतिज्ञान लेते हैं नास्तिक लोग जो ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं करते। तो अनुसूची नंबर 3 के अंदर जितने भी हमारे पास संवैधानिक पदाधिकारी हैं उन सभी की शपथ का क्या दिया गया है? यहाँ पर वर्णन किया गया है। संवैधानिक पद वो सारे जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया था शेड्यूल नंबर 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष है, 3 पद हमारे पास ऐसे हैं जिनकी शपथ का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। उनकी शपथ का वर्णन संविधान के 20वें जब उनके आर्टिकल आते हैं तब किया गया है। और वो 3 पद कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो है बात राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन शेड्यूल नंबर 3 में नहीं किया गया है। दूसरा हमारे पास है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन भी यहाँ पर नहीं किया गया है। और तीसरा हमारे पास क्या है भाई? राज्यपाल। इसकी शपथ का वर्णन भी यहाँ पर नहीं किया गया। तो सर यहाँ नहीं किया गया तो कहाँ किया गया है? जब हम पढ़ रहे होंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति पढ़ते टाइम हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 60। आर्टिकल नंबर 60 में वर्णन किया गया है राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। जब हम पढ़ रहे होंगे उपराष्ट्रपति, तब हम आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 69, 69 नंबर आर्टिकल में वर्णन किया गया है उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में। और जब हम पढ़ रहे होंगे राज्यपाल, तो राज्यपाल के टाइम हम पढ़ रहे होंगे आर्टिकल नंबर 159। तो आर्टिकल नंबर 159 के अंदर 159 के अंदर वर्णन किया गया है किसका भाई? राज्यपाल की शपथ का वर्णन। तो मैंने आपको बता दिया 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शपथ का वर्णन यहाँ पर नहीं किया गया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि शपथ के प्रकार कौन कौन सी होती हैं, किस किस चीज़ की शपथ ली जाती है। तो यदि भारतीय संविधान के अंदर बात करता हूँ तो भारतीय संविधान के अंदर 3 प्रकारों की शपथ ली जाती है। 3 प्रकारों की शपथ है। और वो कौन कौन सी शपथ है और कौन कौन लेता है? पहली शपथ जो है वो हमारे पास है भारतीय संविधान की रक्षा करने की शपथ। कौन सी शपथ भाई? भारतीय संविधान की रक्षा करने की शपथ। संविधान की रक्षा करने की शपथ। दूसरी हमारे पास है संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ। ठीक है ना? इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन कैटेगरी यही डिवाइड की गई है। संविधान की रक्षा करने की शपथ, संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ। जो निष्ठा रखने की शपथ है ना, इसमें आगे और भी होता है, लोगों का कल्याण करूंगा, ये भी इसी के अंदर लिखा होता है। साथ ही साथ ये भी लिखा होता है कि जो भी मुझे कर्तव्य दिए जाएंगे उन कर्तव्यों का मैं सद्भावपूर्वक निर्वहन करूंगा। लेकिन इस शपथ को क्या बोलते हैं? संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ। और तीसरी होती है, वो कौन सी होती है? पद व गोपनीयता की शपथ। पद व गोपनीयता की शपथ। तो क्वेश्चन वैसे तो कभी आता नहीं है, लेकिन डिटेल में यदि पूछा गया किसी के द्वारा तो पूछा जा सकता है संविधान की रक्षा की शपथ कौन कौन लेते हैं, संविधान की प्रति निष्ठा की शपथ कौन कौन लेते हैं, पद व गोपनीयता की शपथ कौन कौन लेते हैं। तो यदि मैं संविधान की रक्षा की शपथ की यदि बात करता हूं तो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं जिनको कानून बनाने का अधिकार है। और कानून बनाने का अधिकार 2 लोगों को है भाई, एक तो राष्ट्रपति को है और दूसरा किसको है भाई? राज्यपाल को है। केंद्र कोई कानून बनाएगी तो राष्ट्रपति के साइन के बिना, तथा राज्य यदि कोई कानून बनाती है तो राज्यपाल के साइन के बिना वो कानून नहीं बनता है। तो ये दोनों किस चीज की शपथ लेते हैं भी? संविधान की रक्षा करने की। मतलब हम ऐसा कोई भी कानून नहीं बनने देंगे इंडिया के अंदर जो संविधान को क्या करता हो भाई? डैमेज करता हो। बाकी जो शपथ है संविधान की प्रति निष्ठा की तथा पद और गोपनीयता की, ये शपथ हर पदाधिकारी के द्वारा ली जाती है।
किसके द्वारा भाई? हर पदाधिकारी के लिए द्वारा ली जाती है, लेकिन इनका जो प्रारूप है वो हर किसी के लिए क्या है? अलग अलग है। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल जो है वो भारत की जनता की तथा राष्ट्रपति अपने राज्य की जनता की कल्याण की शपथ भी लेते हैं। वो हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे भाई इनकी शपथ क्या है, जब आर्टिकल 60 पढ़ रहे होंगे, 69 पढ़ रहे होंगे, 159 पढ़ रहे होंगे, तब हम बड़ी ही डिटेल के अंदर जानने वाले हैं उन सभी को। अभी मैंने केवल आपको उतना नॉलेज देने की कोशिश की है जितना जानना अभी आपके लिए जरूरी है। दो बातें और यहीं पर इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं आपको, और वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहली बात तो है प्रधानमंत्री। पहली बात क्या है भाई? प्रधानमंत्री। जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री को अलग से कोई वेतन नहीं मिलता, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का कोई अलग से शपथ नहीं होती है। प्रधानमंत्री वही ओथ लेते हैं जो सारे के सारे मंत्री लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में लिख लो, प्रधानमंत्री के बारे में कोई अलग से शपथ नहीं होती, कोई अलग से शपथ नहीं होती है। अलग से नहीं होती इसका मतलब क्या है? ये वही शपथ लेते हैं जो सारे के सारे क्या लेते हैं भाई? मंत्री लेते हैं। जो मंत्री शपथ लेगा वही शपथ कौन लेगा भाई? प्रधानमंत्री शपथ लेगा। इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास है लोकसभा अध्यक्ष। कौन भाई? लोकसभा अध्यक्ष, या मैं कह दूं विधानसभा अध्यक्ष। तो जो भी हमारे सदनों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो भी अध्यक्षता करते हैं सदनों की, उनकी भी कोई हमारे पास अलग से ओथ नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो किसकी शपथ लेता है? वो लोकसभा के सदस्य की शपथ लेता है। विधानसभा अध्यक्ष किसकी शपथ लेता है? विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की कोई अलग से शपथ नहीं होती, विधानसभा अध्यक्ष की भी अलग से कोई शपथ नहीं होती। तो ये लिख लो, ये किसकी शपथ लेते हैं भाई? ये शपथ लेते हैं सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं ये। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरी शपथ नहीं होती है। अब तीसरी बात उठती है, सर शपथ लेने कब पड़ती है? एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है उसको कितनी शपथ लेनी पड़ती है, या एक व्यक्ति जो मंत्री बनता है तो उसको कितनी शपथ लेनी पड़ती है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनने की भी चांस है, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स के अंदर नए नए टाइप के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, पुराने क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा हर एग्जाम के अंदर दो तीन ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो बिल्कुल हमें नए देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन मेरा है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो उसे मंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी शपथ लेनी पड़ेगी? उत्तर मैं ही आपको बता देता हूं। यदि कोई मंत्री बनता है तो उसे पूरे प्रोसेस के दौरान 3 शपथ लेनी पड़ती है। अब आपको उसे 3 कौन सी होती है? हैरानी होगी आपको जानकर, जब हम चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश करते हैं ना, तो चुनाव का उम्मीदवार बनने के लिए हमें एक शपथ लेनी पड़ती है। जब हम अपना उम्मीदवारी वाला फार्म, जिसको चुनाव लड़ने का फार्म हम बोलते हैं, हम फॉर्म भरने जाते हैं, तब जो भी हमारा चुनाव अधिकारी होता है, पीठासीन जो भी अधिकारी होता है जो हमारा फार्म भरता है, उसके सामने हम एक शपथ लेते हैं कि मैं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की शपथ लेता हूं या राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने की शपथ लेता हूं, तथा इस फार्म के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया है वो मेरी समझ सूझबूझ से सब कुछ क्या बताया भाई? सही बताया है। तो एक शपथ लेते हैं चुनाव लड़ने से पहले, वो तो चुनाव लड़ने से पहले लेनी पड़ती है, चाहे आप जीतो चाहे हारो, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी शपथ लेनी पड़ती है जब आप चुनाव जीत जाते हो, और चुनाव जीतने के बाद आप क्या बन जाते हो भाई? लोकसभा के सदस्य बन जाते हो या विधानसभा के मेंबर बन जाते हो। तो आपको लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेनी पड़ती है। जब तक आप लोकसभा के सदस्य नहीं बनोगे तो आपको आगे कुछ भी करने का, लोकसभा के अंदर करने का आपको अधिकार नहीं होगा। और तीसरी शपथ आपको लेनी पड़ती है मंत्री पद की। जब आप मंत्री बनोगे तो आपको मंत्री बनने की भी शपथ लेनी पड़ेगी। तो एक मंत्री बनता है, साधारण प्रोसेस से यदि मंत्री बनता है तो उसे कितनी शपथ लेनी पड़ती है भाई? 3 शपथ लेनी पड़ती है। कौन कौन सी? पहली शपथ लेनी पड़ती है चुनाव लड़ने से पूर्व। चुनाव लड़ने से पूर्व जिसको आप कह सकते हो उम्मीदवारी की शपथ, कैंडिडेचर की शपथ, कैंडिडेट बनते हो ना आप, उसकी शपथ है। दूसरी आप कह सकते हो चुनाव जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद, और जीतने के बाद जो आप शपथ लेते हो वो लेते हो सदन के सदस्य के रूप में। और तीसरी शपथ आप किसकी लोगे भाई? मंत्री पद की शपथ। तीसरी किसकी शपथ आपके पास है? मंत्री पद की शपथ। तो ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट था।
शेड्यूल नंबर 3 के अंदर। अब कई बार कोई कह देता है कि राज्यपाल है, एक पद से दूसरे पद पे गया, कोई किसी ने अपने पद का कर्तव्यों का निर्वहन किया, वो शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, वो हम सब जानेंगे जब हम उनके पद को डिटेल में जान रहे होंगे। अभी यहीं पर यदि वो सब कुछ बताते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमें इतना ज़्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा था शेड्यूल नंबर 3। खास जो बातें ध्यान रखने की है, पहली बात, राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा उपराष्ट्रपति की शपथ हमारे पास यहाँ नहीं है। दूसरी बात, प्राइम मिनिस्टर जो है अलग से कोई ओथ नहीं लेते हैं, वही ओथ लेते हैं जो मंत्रियों की ओथ होती है। और तीसरी बात हमने क्या देखा भाई, जो हमारे पास लोकसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती है। और लास्ट में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है और उम्मीद करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा जरूर, कि मंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 3 शपथ लेनी पड़ती है, चुनाव लड़ने से पहले, चुनाव जीतने के बाद, तथा तीसरी हमारे पास कब होती है भाई, मंत्री पद आपको मिल जाता है उसके बाद। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। चौथी अनुसूची आप सभी जानते हैं। चौथी अनुसूची के अंदर आपको लिखा हुआ है राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर है उनकी सीटों का आवंटन। क्या लिखा है भाई, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की सीटों का आवंटन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कौन से राज्य से, कौन से प्रदेश से राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, ये कहाँ पर लिखा गया है, शेड्यूल नंबर 4 के अंदर। जैसे राजस्थान से 10 सीटें हैं तो शेड्यूल नंबर 4 में लिखा गया है राजस्थान से 10 सीटें होंगी। तो कौन से राज्य से कितनी सीटें होंगी, इसके बारे में क्या कहाँ लिखा गया है भाई, शेड्यूल नंबर 10। केवल और केवल कौन सी सीटों की बात हो रही है भाई, निर्वाचित सीटों की बात हो रही है। आप जानते हो ना कि राज्यसभा के अंदर कुल 250 सीटें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितनी सीटें हैं, 245 सीटें हैं। ये 245 सीटें 2 भागों में विभक्त हैं। इनमें से 12 सीटें हमारे पास क्या होती है भाई, नॉमिनेटेड होती है, मनोनीत होती है। लेकिन 233 सीटें कौन सी होती है, 233 सीटें होती है हमारे पास इलेक्टेड, या मैं कह दूं निर्वाचित। तो ये जो शेड्यूल नंबर 4 में जो लिखा हुआ है ना, ये केवल और केवल इन 233 सीटों के बारे में लिखा हुआ है, इन 12 सीटों के बारे में नहीं लिखा हुआ। ये 12 सीटें तो क्या है भाई, ऑल इंडिया की साझी सीटें हैं। तो शेड्यूल नंबर 4 में किसके बारे में लिखा है, राज्यसभा की निर्वाचित सीटें कितनी होंगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, यदि कोई नया राज्य बनाया जाता है या किसी राज्य का पुनर्गठन किया जाता है, विघटन किया जाता है, मतलब कुल मिला के किसी राज्य की बाउंड्री में यदि परिवर्तन किया जाता है, तो कौन कौन सी अनुसूचियों में परिवर्तन होगा। अनुसूची नंबर 1 में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि नया राज्य बना है तो उसका नाम वहां लिखना पड़ेगा। अनुसूची नंबर 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने राज्य छोटा किया है, राज्य बड़ा किया है, तो वहां से राज्यसभा की सीटें भी कम या ज्यादा होने वाली है। यदि राज्यसभा की सीटें कम या ज्यादा होने वाली है तो आपको अनुसूची नंबर 4 के अंदर भी क्या करना पड़ेगा भाई, संशोधन करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेड्यूल नंबर 1 में तथा शेड्यूल नंबर 4 दोनों के अंदर चेंज होता है यदि नए राज्य का गठन होता है। फिर से बता देता हूं, चाहे शेड्यूल 1 में चेंज करना पड़े हमें, चाहे शेड्यूल नंबर 4 में चेंज करना पड़े हमें, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। और नहीं ही हमें ये जानना है कि कौन से राज्य से कितने विधानसभा के मेंबर हैं। आप राजस्थान के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको राजस्थान का पता होना चाहिए, 10 मेंबर हैं। कुल कितने हैं ये मैंने आपको बता दिया, सारे के सारे उन राज्यों के बारे में, तथा जहां पर विधानसभा है उन केंद्र शासित प्रदेशों से भी हमारे पास राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो उनके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5वीं अनुसूची जो है और 6ठी अनुसूची जो है, 5वीं तथा 6ठी दोनों अनुसूचियों को एक साथ पढ़ा जाता है। 5वीं अनुसूची बात करती है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। किसके बारे में भाई, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और 6ठी अनुसूची जो है वो भी बात करती है इन्हीं के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, लेकिन ये स्पेशल 4 राज्यों के बारे में डील करती है, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इनको शॉर्ट में कहा जाते हैं AMTM, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित
क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। तो ये 4 राज्य है भाई, इनको याद करने की ट्रिक है AMTM। ए से आसाम, M से मणिपुर मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। ध्यान देना इसमें जो नहीं है वो कौन सा नहीं है भाई, मणिपुर नहीं है। आपको आसाम भी याद रह जाता है, त्रिपुरा भी याद रह जाता है। इन तीनों के अंदर आपको कन्फ्यूजन होती है कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो मणिपुर नहीं है, मेघालय तथा मिजोरम दोनों यहाँ पर हैं हमारे पास। अब ध्यान से देखो, दोनों ही जगह पे क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र। यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, अनुसूचित क्षेत्र। ये पूरे भारत के लिए काम करती है और ये केवल और केवल इन 4 राज्यों के लिए काम करती है। इन चारों के लिए 6ठी अनुसूची है। इन चारों के अलावा जो भी हमारे पास कौन सी अनुसूची है भाई, 5वीं अनुसूची है। लगभग 20 राज्य हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र हैं। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि ये अनुसूचित क्षेत्र क्या जुगाड़ है ना, कि हमें ये तो पता होना चाहिए कि अनुसूचित क्षेत्र है क्या चीज़। बाद में प्रशासन जानेंगे इनका प्रशासन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम ये जानें कि अनुसूचित क्षेत्र क्या चीज़ है। अनुसूचित क्षेत्र और कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आदिवासी लोगों की बहुलता है। कौन से लोगों की भाई, आदिवासी लोगों की बहुलता है, बहुतायत के अंदर पाए जाते हैं, मेजोरिटी है, उन्हें कौन से क्षेत्र कहते हैं भाई, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर, ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी समुदाय, ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी समुदाय की क्या हो भाई, बहुलता हो, मेजोरिटी हो। ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं भाई, ऐसे क्षेत्र को कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। इन्हीं क्षेत्र को शेड्यूल कास्ट भी कहा, शेड्यूल ट्राइब भी कहा जाता है भाई, अनुसूचित जनजाति इन्हीं को ही कहा जाता है। और यदि मैं राजस्थान के अंदर बात करता हूँ ना, तो राजस्थान के अंदर अनुसूचित क्षेत्र को एक अलग नाम दिया गया है। राजस्थान में बोला जाता है TSP। आपने अपना कोई फॉर्म भरा होगा तो उसमें पूछा जाता है कि आप कौन से एरिया से आते हो, TSP एरिया से आते हो या नॉन TSP एरिया से आते हो। तो राजस्थान में जो TSP एरिया है ये वही एरिया है जिनको यहाँ पर क्या लिखा गया है भाई, अनुसूचित क्षेत्र लिखा गया है। TSP का पूरा नाम क्या होता है, TSP का पूरा नाम होता है ट्राइब सब प्लान। क्या होता है भाई TSP का पूरा नाम, ट्राइब, TRIB, ट्राइब सब प्लान। और यदि हिंदी के अंदर बात करूं तो इसे कहते हैं जनजाति उप योजना, जनजाति उप योजना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से प्रशासन बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, इनका प्रशासन क्या कुछ अलग तरीके से होगा क्या ये पूरे भारत से अलग हैं क्या। डेफिनेटली भाई, आप सभी जानते हैं कि जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं या जो आदिवासी लोग होते हैं ना, उनकी अपनी संस्कृति है खुद की। जैसे पूरे इंडिया के अंदर तो हमारे पास क्या चलता है भाई, मोस्टली पितृसत्तात्मक परिवार चलता है हमारे ना यहाँ। लेकिन यदि आदिवासी एरियो के अंदर आप जाओगे तो बहुत से आदिवासी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार चलता है। जो वहाँ वंश चलता है ना, माँ से चलता है, पिता से नहीं चलता है। तो उनकी अपनी संस्कृति है भाई, वो अपनी संस्कृति को संरक्षित करके रखना चाहते हैं, विरासत के रूप में संजो के रखना चाहते हैं। और यहाँ तक कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, उसके तहत हर व्यक्ति को अपनी संस्कृति को संजो के रखने का अधिकार हम जानते हैं, है ना। तो जब संविधान सभा के अंदर संविधान बनाया जा रहा था तो उसके अंदर हमारे पास आदिवासी क्षेत्रों से एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह भारतीय हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं और इवन दो ओलंपिक मैच भी उन्होंने खेले हैं। तो जयपाल सिंह ने संविधान सभा के अंदर इस मुद्दे को उठाया कि हम आदिवासी लोग हैं, हम हमारी संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं। यदि आपने हमें बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे पूरे इंडिया को ट्रीट किया जा रहा है, या हमारे ऊपर भी आपने वो ही कानून लगाए जो पूरी इंडिया के ऊपर कानून लगाए जा रहे हैं, तो हम हमारी संस्कृति को संरक्षित नहीं रख पाएंगे। इसलिए हमें कुछ विशेष अधिकार दिए जाएं और उन्हीं विशेष अधिकारों के तहत उनको क्या दिया गया भाई, उन क्षेत्रों का अलग से प्रशासन बनाया गया कि आपका जो प्रशासन है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग तरीके से चलाया जाएगा। पूरे इंडिया के अंदर अलग तरीका होगा और आपके यहाँ पे क्या होगा भाई, अलग तरीका होगा।
अब डिसाइड हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वो डिसाइड कैसे किए जाएंगे, मैंने आपको बता दिया, ऐसा क्षेत्र जहां पर आदिवासी समुदाय की बहुलता है। लेकिन कौन बताएगा कि कौन सा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के अंदर आता है और कौन सा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के अंदर नहीं आता? तो ये सब बताते हैं भारत के राष्ट्रपति। कौन बताते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन आ जाता है क्या जो क्वेश्चन आ जाता है भाई, अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है भाई? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सपोज करो कि हमारा स्टेट राजस्थान है, हम राजस्थान के किसी एरिया को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करवाना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति जी को कैसे पता चलेगा? बेचारे को दिल्ली के अंदर बैठे हुए, राष्ट्रपति भवन के अंदर बैठे हैं वो तो आराम से, वहां कैसे पता चलेगा उनको कि हमने इस एरिया को क्या बनाना है? अनुसूचित क्षेत्र बनाना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है कि पहले बात चलती है विधानसभा के अंदर, विधानसभा कहती है राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कि भाई आप राष्ट्रपति जी से कहिए कि राष्ट्रपति इसको क्या बना दे? अनुसूचित क्षेत्र बना दे। तो राज्यपाल की अनुशंसा के ऊपर कौन बनाते हैं? राष्ट्रपति बनाते हैं। तो बनाते हैं, लिस्ट जारी कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जारी करते हैं। लेकिन कैसे जारी करते हैं भाई? संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर, संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर कौन करते हैं भाई? भारत के राष्ट्रपति बताते हैं कौन से राज्य के अंदर कौन सा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आएगा। राजस्थान के लिए यदि बात करूं तो कौन सा क्षेत्र हमारे टीएसपी एरिया के अंदर आएगा। 1981 के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया गया था राष्ट्रपति जी के द्वारा टीएसपी एरिया के बारे में। और यदि हाल ही के अंदर यदि बात करता हूं, करंट के अंदर यदि बात करता हूं, हाल ही के हैं इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है 2018 के अंदर। कब भाई? 2018 के अंदर राजस्थान के कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रपति जी के द्वारा टीएसपी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं भाई? पहला है हमारा सिरोही जिले का एक हमारे पास एरिया है जिसका नाम है पिंडवाड़ा। तो सिरोही जिले का पिंडवाड़ा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? सिरोही का पिंडवाड़ा क्षेत्र, सिरोही का पिंडवाड़ा क्षेत्र। इसी तरह से पाली जिले का भी कोई क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र इसके अंदर टीएसपी एरिया में आए हैं। और साथ ही साथ उदयपुर जिले के भी कुछ क्षेत्रों को टीएसपी क्षेत्रों के अंदर क्या किया गया है भाई? अपॉइंट किया गया है या नियुक्त किया गया कि आप अब कौन सी क्षेत्र हो भाई? टीएसपी क्षेत्र हो। अब किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बनाने का फायदा क्या है या इनको क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं भाई? इनका जो प्रशासन है ना, इंडिया के प्रशासन से बिल्कुल अलग चलता है। इंडिया का प्रशासन आप जानते हो, मुख्यमंत्री है, राज्य सरकारें काम करती है, राज्यपाल क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। और सारी की सारी पावर किसके पास होती है? राज्य कार्यपालिका के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्रों की, तो अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर जितनी भी पावर है ना कानून बनाने की, वो वहाँ की खुद की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास होती है। वहाँ पर बनाए जाते हैं दो चीज़ें। जिस तरह से हमारे पास जिला परिषद है, वहाँ पर बनाई गई है स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला वहाँ पर होता है। इनके अंदर क्या है भाई? इनके अंदर बनाया गया है स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद। ये हमारे पास जैसे हमारे जिला है ना, जिला परिषद है, उसी तरह से वहां पर है स्वायत्त जिला परिषद। और जैसे हमारे पास पंचायतें हैं वैसे वहां पर है क्षेत्रीय परिषद। तो यहाँ का जो सारा कामकाज है ना, मैं आज की कंडीशन बता रहा हूँ भाई, शेड्यूल 5 तथा शेड्यूल 6 के अंदर काफ़ी संशोधन हुए हैं और कई बार संशोधन हुए हैं। उन सभी संशोधनों का जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर क्या है, स्वायत्त जिला प्रशासन है तथा स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद है। जो स्वायत्त जिला परिषद है ना, इसको पूरे अधिकार है कानून बनाने के बारे में। जो अधिकार हमारी विधानसभा को होते हैं पूरे राज्य के बारे में, टीएसपी क्षेत्र के बारे में, वही कानून बनाने के अधिकार किसको होते हैं भाई? स्वायत्त जिला परिषद को होते हैं। तो आप लिख लो, ये कानून बनाने के लिए स्वतंत्र संस्था है, कानून बनाने के लिए स्वतंत्र संस्था, इसीलिए इसको क्या कहा है भाई? स्वायत्त कहा है। तो ये अपने टीएसपी एरिया के लिए काफी हद तक जो कानून है ना, वो स्वायत्त जिला परिषद के द्वारा ही बनाए जाते हैं। और क्षेत्रीय परिषद जैसे हमारे पंचायतें काम करती है, वैसे वहां पर क्या काम करती है भाई? क्षेत्रीय परिषद काम करती हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उन राज्यपालों को भी टीएसपी एरिया के बारे में या अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में क्या दिए गए हैं भाई? विशेषाधिकार दिए गए हैं।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, ये भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, तो ये 4 राज्य अलग से क्यों कर दिए गए भाई? जब इन 4 राज्यों की जनसंख्या के बारे में आप देखोगे तो इसका मेजोरिटी पोर्शन जो है ना, मेजोरिटी पोर्शन जो है वो किसके लिए आता है भाई? वो अनुसूचित जाति के द्वारा ही कवर किया जाता है। मेजोरिटी पोर्शन आदिवासी लोग हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग थे, इनके लिए कुछ अलग प्रावधान कर दिए गए और बाकियों के लिए प्रावधान कहाँ किए गए हैं? शेड्यूल नंबर 5 के अंदर मैंने मुख्य मुख्य प्रावधान आपको बताए हैं। ये शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्वेश्चन बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि हाल ही के अंदर 2019 की बात है, 2019 के अंदर भारतीय संसद के अंदर एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, 125वां संविधान संशोधन विधेयक। याद रखना कौन सा कह रहा हूं भाई? 125वां संविधान संशोधन विधेयक है, बिल था, वो पास नहीं हुआ, राज्यसभा के अंदर पेश किया गया था, पास नहीं हुआ, राज्यसभा के अंदर रखा हुआ है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर सरकार कभी उसको क्या करवा दे? पास करवा दे। उस विधेयक के अंदर क्या कहा गया था? उस विधेयक में कहा गया है जहां जहां अनुसूचित क्षेत्र है वहां वहां हम पंचायती राज व्यवस्था को भी साथ के साथ खड़ी करने वाले हैं। जैसे स्वायत्त जिला परिषद है ना, स्वायत्त जिला परिषद के पैरेलल में हम बनाने वाले हैं नगर पालिका, और जो क्षेत्रीय परिषद है इसके समांतर में हम बनाने वाले हैं पंचायत समिति। ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया गया है, 125वां संविधान संशोधन विधेयक, जो पास नहीं हुआ, अभी तक पेंडिंग है। यदि हो जाता है तो हमारे पास एक नया संशोधन हो जाएगा। मैंने कहा कई संशोधन हो चुके हैं, ये नया संशोधन हो जाएगा। यदि हो जाएगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा भाई? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वीं अनुसूची तथा 6ठी अनुसूची के अंदर पढ़ाने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमारे एग्जाम की दृष्टि से मैंने इतना ही आपको पढ़ाना उचित समझा है। अब हम चलते हैं सीधे शेड्यूल नंबर 7 की तरफ। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहती है भाई? आप सभी जानते हो और बहुत अच्छे से जानते हो। जल्दी से मुझे बता दो 7वीं अनुसूची किसके बारे में प्रावधान करती है? बिल्कुल सही जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, और जो नहीं बताना चाहते हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, अपने सही रास्ते पे जा रहे हैं। भाई यदि आप नहीं बताओगे तो जहां आप बैठे हो वहीं के वहीं रह जाओगे। आपका रास्ता भी आपने सही चुना है, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते, और जो बता रहे हैं उन्होंने अपना बिल्कुल सही रास्ता चुना हुआ है कि इस बार के एग्जाम के अंदर हम अच्छी रैंक लेके आने वाले हैं, श्योर लेके आने वाले हैं, कोई हमें रोक ही नहीं सकता। तो अगली अनुसूची हमारे पास कौन सी है भाई? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कहते हैं संघ तथा राज्य के बीच में विषयों का बंटवारा। संघ तथा राज्य के बीच विषयों का बंटवारा। हम जानते हैं भारत के अंदर संघ तथा राज्यों को अलग अलग विषय दिए गए हैं, और इन विषयों के बंटवारे के फलस्वरूप हमारे यहाँ पे तीन सूचियां जारी की गई है। पहली सूची हमारे पास कौन सी है भाई? संघ सूची। दूसरी हमारे पास कौन सी है? राज्य सूची। और तीसरी हमारे पास कौन सी है भाई? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और इन सूचियों के तहत विषय बांट दिए गए हैं। जो विषय संघ सूची के अंदर लिख दिए गए हैं वहां पर कानून कौन बनाएगा भाई? केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जो विषय राज्य सूची के अंदर लिख दिए गए हैं वहां पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और जो विषय समवर्ती सूची में लिख दिए गए हैं वहां पे कानून कौन बनाएंगे? राज्य भी बना सकती है, संघ भी बना सकती है, लेकिन यदि दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है तो सरकार, संघ सरकार द्वारा बनाया गया राज्य मान्य होता है, कानून मान्य होता है, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया मान्य नहीं होता। ये हम ऊपर से जानकारी लेते हैं। इनके बारे में डिटेल से जानकारी हम कल की क्लास के अंदर करेंगे, और आपको डिटेल से बताऊंगा कब राज्य के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है और कब संघ द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। संघ तथा राज्यों का जो संबंध हमारे पास भाग नंबर 11 है भारतीय संविधान का, उसको हम डिटेल में करने वाले हैं कल की क्लास के अंदर या परसों की क्लास के अंदर। अभी के लिए केवल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 3 सूचियाँ हमारे पास है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। यदि मैं इसमें देखता हूँ कि जो मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितने विषय थे, और दूसरा यदि मैं देखता हूँ कि वर्तमान में कितने विषय थे, तो हमारे पास काफ़ी कुछ चेंज आया है। संघ सूची के अंदर मूल संविधान के हमारे पास थे 97 सब्जेक्ट, और यदि मैं आज की बात करता हूं तो आज संघ सूची में लगभग कितने विषय हैं भाई? पूरे के पूरे 100 विषय हैं।
राज्य सूची के अंदर हमारे पास 54 सब्जेक्ट हुआ करते थे मूल संविधान में, लेकिन आज बढ़ के कितने हो चुके हैं भाई, 61 हो चुके हैं। और समवर्ती सूची की बात करता हूं तो मूल संविधान में 47 विषय हुआ करते थे, जो आज बढ़ के कितने हो चुके हैं, 52 विषय हो चुके हैं। और ऐसे सब्जेक्ट जो तीनों में से किसी भी सूची के अंदर नहीं है, न ही संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है, न ही समवर्ती सूची में है, ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है अवशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है भाई, अवशिष्ट विषय या रेजिडुअरी पावर। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है भाई, अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अवशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और बाकी जो हमने लिखे हैं, संघ सूची पर कानून कौन बना सकती है, संघ सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य सरकार बना सकती है। और तीसरा हमारे पास समवर्ती सूची पर दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इनके बारे में डिटेल में हम जानकारी लेने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर है। लेकिन हाल ही में एक सब्जेक्ट बहुत चर्चा के अंदर रहा है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है आगे आने वाले किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोक स्वास्थ्य। कोरोना काल के अंदर हमने देखा, कोरोना काल के अंदर जो कुछ भी था वो किसका सब्जेक्ट था भाई, लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ का मैटर था। पूछा जा सकता है लोक स्वास्थ्य कौन सी सूची का सब्जेक्ट है, आधे से ज़्यादा लोग गलत करके आएंगे। कौन सी सूची का है भाई, राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य कौन सी सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। इंपॉर्टेंट था, मैंने इसे यहीं पर बता दिया। डिटेल के अंदर बहुत कुछ हम करने वाले हैं। अब हम चलते हैं चुपके से एक अगली सूची की तरफ, जिसका नाम है 8वीं अनुसूची। जल्दी बता दो, मैं रफ करता हूं, उससे पहले बता दो 8वीं अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बता रहे हैं जो कोई बता रहा है। 8वीं अनुसूची के अंदर लिखा हुआ है भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, भाषाओं के बारे में लिखा हुआ है भाई। संवैधानिक भाषाएं हमारे पास कौन कौन सी हैं, 8वीं अनुसूची क्या लिखती है, किसके बारे में बात करती है भाई, राजभाषाओं के बारे में, या वो भाषाएं जिनके अंदर भारत में कामकाज हो सकता है, ऑफिशियल काम हो सकता है, उन भाषाओं के बारे में बात करती है। कौन सी सूची भाई, 8वीं अनुसूची। तो इसमें क्या है भाई, इसमें लिखी हुई भाषाओं में या इन भाषाओं में क्या हो सकता है भाई, इन भाषाओं में सरकारी कामकाज हो सकते हैं, सरकारी कामकाज हो सकते हैं। तो कौन कौन सी भाषाएं हैं, मूल संविधान में हमारे पास कौन कौन सी भाषाएं थी और आज हमारे पास कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन सभी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यदि मैं चर्चा करता हूं मूल संविधान के अंदर, कब की बात करते हैं भाई, यदि हम चर्चा करते हैं मूल संविधान के अंदर, तो मूल संविधान के अंदर इस सूची के अंदर कितनी भाषाएं थी भाई, 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, केवल और केवल 14 भाषाएं। और यदि मैं बात करता हूं वर्तमान संविधान के अंदर 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान के अंदर। 105 संशोधन के बाद यदि मैं चर्चा करता हूं तो वर्तमान संविधान के अंदर हमारे पास कितनी भाषाएं हैं भाई, 22 भाषाएं हैं। देखो 14 भाषाएं कौन कौन सी थी या पूरी की पूरी 22 भाषाएं कौन कौन सी है, ये तो हमारे क्वेश्चन नहीं आ सकता कि सारी भाषाएं आपसे पूछे। हाँ, लेकिन 14 के बाद में जो भाषाएं जोड़ी गई हैं वहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई थी। तो यदि हम चर्चा करते हैं 15वीं भाषा कौन सी थी हमारे पास, 14 भाषाएं तो पहले से जोड़ दी गई हैं, 15वीं भाषा कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बन सकता है कि 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा को स्वीकार किया गया था। तो 15वीं भाषा हमारे पास थी सिंधी भाषा। कौन सी थी भाई, सिंधी भाषा। कब शुरू की, कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा, 21वां संशोधन। और 21वां संशोधन कब हुआ था, 1967, 1967 में 21वां संशोधन होता है, उसके द्वारा जोड़ी जाती है कौन सी भाषा भाई, सिंधी भाषा। उसके बाद हमारे पास है 3 भाषा इकट्ठी जोड़ी जाती है, 16वीं, 17वीं तथा 18वीं। 3 भाषाएं इकट्ठी जोड़ी गई भाई, 16वीं भाषा, 17वीं भाषा तथा 18वीं भाषा। ये कौन कौन सी भाषाएं थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ध्यान से देखना, नेपाली भारतीय भाषा नहीं है भाई, उसके बावजूद ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास है। नेपाली, नेपाली के बाद कौन सी थी भाई, कोंकणी, और तीसरी कौन सी थी, मणिपुरी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी,
ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती है। कौन सा संशोधन भाई? 71वां संशोधन 1992 के अंदर हमारे पास कौन सा संशोधन हुआ था? 71वां संशोधन उसके द्वारा जोड़ी जाती है। और उसके बाद हमारे पास एक संशोधन होता है जिसके अंदर 4 भाषाएं इकट्ठी जोड़ी जाती है। कौन कौन सी हो जाएंगी वो? 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं 4 भाषाएं इकट्ठी जोड़ी जाती हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी भाषाएं हैं भाई? पहली भाषा है हमारे पास बोडो, दूसरी भाषा है डोगरी, तीसरी भाषा है मैथिली और चौथी भाषा हमारे पास कौन सी है भाई? संथाली। ये 4 भाषाएं हमारे पास एक साथ जोड़ी जाती है और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ भाई, ये जोड़ी गई थी हमारे पास 92वां संविधान संशोधन 92, 92वां संविधान संशोधन जो कब किया गया था भाई? 2003 के अंदर किया गया था। उसके अंदर ये 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। फिर कह रहा हूँ 14 भाषाएं कौन सी है नहीं पूछेगा, लेकिन 14 के बाद 15 से लेकर 22 तक की जो भाषाएं हैं वहां से क्वेश्चन आपके आ सकता है कि कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं। इंपॉर्टेंट जो बात है ना, इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 भाषाएं ऐसी हैं जिनका हम यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बावजूद भी इस सूची के अंदर नहीं है। और आपको जान के ताजुब होगा पहली भाषा के बारे में, अंग्रेजी। जो अंग्रेजी भाषा है ना उसका वर्णन शेड्यूल नंबर 8 के अंदर नहीं किया गया है। अंग्रेजी भाषा के अंदर हमारे ऑफिशियल कामकाज होते हैं, सबसे ज़्यादा कामकाज हमारे अंग्रेजी भाषा के अंदर ही होते हैं। फिर भी जो 8वीं अनुसूची है इसके अंदर अंग्रेजी भाषा हमारे पास शामिल नहीं की गई है। और दूसरा, राजस्थान के लोगों के लिए राजस्थानी भाषा इस सूची का विषय नहीं है। और भाषाएं हम बात करते हैं, हिंदी होगी, पंजाबी होगी, संस्कृत होगी, ये सभी भाषाएं इस सूची का हिस्सा हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा इस सूची का हिस्सा नहीं है। और दूसरी कौन सी भाषा है भाई? राजस्थानी भाषा इस सूची का हिस्सा नहीं है। तो आप कहोगे सर जब अंग्रेजी भाषा इस सूची का हिस्सा नहीं है तो अंग्रेजी में कामकाज कैसे होते हैं? क्योंकि आपने तो लिखा है कि जो 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी गई भाषाएं हैं केवल उन्हीं भाषाओं में क्या हो सकते हैं? वे सरकारी कामकाज हो सकते हैं। राजस्थानी में कामकाज इसलिए नहीं होते क्योंकि राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं लिखी गई हैं। तो अंग्रेजी भाषा के अंदर कामकाज कैसे हो सकते हैं? और यदि अंग्रेजी में हो सकते हैं तो राजस्थानी के अंदर क्यों नहीं हो सकते? इसका जिक्र करते हैं जब हम पढ़ रहे होंगे आर्टिकल नंबर 343, 344। कौन सा आर्टिकल भाई? आर्टिकल नंबर 343 और 344 राजभाषा के बारे में बात करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ये आर्टिकल राजभाषा के बारे में। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? वैसे तो लिखा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होनी चाहिए, सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। 343 में ये लिखा गया है। लेकिन बाद में क्या लिखा गया है कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक भारत के जितने भी सरकारी काम हैं सारे के सारे कौन सी भाषा में किए जाएंगे भाई? अंग्रेजी भाषा में किए जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 343 की बात कर रहा हूँ। 343 में लिखा हुआ है कि संविधान के लागू होने के 15 साल तक, क्योंकि भाई उस टाइम सारे काम अंग्रेजी में ही हुआ करते थे तो अचानक से लैंग्वेज चेंज करना डिफिकल्ट था, इसलिए लिख दिया संविधान के लागू होने के 15 साल तक, 15 साल तक अंग्रेजी हमारी राजभाषा रहेगी। अंग्रेजी हमारी क्या रहेगी भाई? राजभाषा रहेगी। तो पहले केवल 15 सालों के लिए अंग्रेजी को क्या बनाया गया था भाई? राजभाषा बनाया गया था। हालांकि शेड्यूल 8 के अंदर नहीं लिखा गया था, उसके बावजूद भी कह दिया गया कि 15 साल तक अंग्रेजी क्या रहेगी? हमारी राजभाषा रहेगी। 344 में लिख दिया गया कि भारत सरकार 15 साल के बाद क्या करना है ये भारत सरकार खुद डिसाइड करेगी, या जो भारत की संसद बन चुकी होगी भारत की संसद डिसाइड करेगी 15 साल के बाद हमने क्या करना है। और भारत की संसद ने, जो भारत की चुनी हुई संसद थी, उसने 1963 के अंदर एक बिल लेके आई थी, राजभाषा अधिनियम 1963। कब भाई? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 लेके आई थी। और ये अधिनियम लागू कब हुआ था? ये अधिनियम लागू हुआ था 26 जनवरी 1965 से, क्योंकि 26 जनवरी 1965 को भारतीय संविधान को लागू हुए 15 साल हो गए थे और बात थी कि 15 साल तक क्या रहेगी? अंग्रेजी हमारी लैंग्वेज रहेगी, राजभाषा रहेगी। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ, उसमें कह दिया गया जो अंग्रेजी है वो हमेशा के लिए हमारी क्या रहेगी भाई? राजभाषा रहेगी। तो इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि अंग्रेजी
हमेशा के लिए हमारी क्या रहेगी भाई, राजभाषा रहेगी। इस अधिनियम में लिखा हुआ है, इस वजह से हमारे जितने भी सरकारी कामकाज है वो किस में होते हैं भाई, अंग्रेजी के अंदर होते हैं। हालांकि अंग्रेजी का वर्णन शेड्यूल नंबर 8 के अंदर नहीं किया गया है। तो ये जो 8 शेड्यूल हैं ये हमारे मूल संविधान के अंदर 8 की 8 शेड्यूल थी। अब शेड्यूल नंबर 9, 10, 11, 12 जो है उसको बाद में जोड़ा गया है, उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज की हम क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो दोस्त इंग्लिश इंडियन पॉलिटी की अच्छी क्लासेस के लिए कहीं ना कहीं यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं। मिलते हैं कल बची हुई अनुसूचियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।